वालेकुम। आज जोग्राफ़िया का सबक है और सबक नंबर 3 है। सबक नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका था मद्द व जज़र, और कुछ दिन पहले हमने ये दोनों तस्वीरों का मुशाहिदा किए थे। मद्द व जज़र यानी क्या, इसके मुतालिक हमने मालूमात हासिल कर दिए थे कि समंदर में जब हलचल होती है तो उस वक्त जो तब्दीली होती है उसे हम मद्द व जज़र कहते हैं। और मद्द व जज़र में आज हमको पढ़ना है मौजों के बारे में। मौजे, ये हमारा आज का पॉइंट है। मौजे जो समंदर में लहरें आती है, टाइड्स आती है, उसे मौजे कहा जाता है। अब मौजे क्या है, जब हम, तुमने अक्सर देखे होंगे गर्म पानी, गर्म दूध, चाय वगैरह जब हम लेते हैं पीने के लिए तो उस वक्त उसमें से भाप उड़ती है, और उसको ठंडा करते वक्त हम उसको जब फूंकते हैं तो प्याली के दूध या चाय में लहरें पैदा हो जाती हैं ना, हरकत हो जाती है, ऐसा लग रहा है कि बह रहा है वो। इस तरह हवाओं के ज़रिए मिलने वाली कुव्वत तवानाई की वजह से पानी हरकत करता है। समंदरी पानी हवाओं की वजह से आगे की जानिब खिसक जाता है और इससे पानी में लहरें पैदा होती है। और जब तुम पानी पे फूंक मार दोगे तो पानी में हरकत हो जाती है, तो पानी क्या हो जाता है, अपनी जगह से हिलने लगता है। हरकत की वजह से क्या हो जाता है, उसमें लहरें पैदा हो जाती है। तुम घर में जाओ, एक बड़ा कटोरा लो, उसमें पानी डाल दो और पानी पे फूंक मार दो तो देखो पानी हरकत करता है। तो जब पानी हरकत करता है तो इसी तरह समंदर में पानी हवाओं की वजह से, हम अक्सर समंदर के किनारे जाते तो कितनी सारी हवाएं होती है, तो हवाओं की वजह से भी क्या होता है, वहाँ पर पानी में हरकत होती है और पानी खसक जाता है। जब हम पानी में खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी हमें छू रहा है फिर वापस जा रहा है, तो और इससे पानी में लहरें पैदा होते हैं। इन लहरों को क्या कहेंगे, मौजें कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे मौजों की वजह से समंदर का पानी ऊपर और नीचे और कभी आगे पीछे होता है। मौजें अपने अंदर मौजूद तवानाई को साहिल तक ले आती है और साहिल के उतले हिस्से से टकराकर दूर फैल जाती है। समंदर की सतह पर छोटी बड़ी मौजें मुसलसल मौजूदन रहती है। अब तुम समंदर के किनारे चले गए होंगे तो देखे होंगे कि पानी आपके करीब आता है, पानी चला जाता है और फिर पानी कभी उछलता है, तो ये सब पानी में जब हरकत होती रहती है तो क्या होता है, वो मौजें पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे शक्ल है 3.10 साहिल की तरफ आती हुई मौजें। साहिल यानी हमने उससे पहले भी देखे थे किनारा। साहिल पानी, जब तुम समंदर के किनारे जाते, बीच बोलते हैं, तो पानी तुम्हारे करीब आता है और वापस चला जाता है। कभी पानी इतने ज़ोर से उछलता है तो उसकी एक तस्वीर है। ये तस्वीर में बता रहा है कि पानी क्या हो रहा है, उठ रहा है और नीचे चला जा रहा है। अब मौजों की बनावट, हवाओं की वजह से समंदर का पानी ऊपर उठ जाता है। जब हवाएं ज़्यादा आती है तो पानी क्या होता है, समंदर का ऊपर उठ जाता है और इसके करीब एक नशीबी हिस्सा तैयार होता है। नशीबी हिस्सा यानी झुकने वाला हिस्सा। तो नशीबी हिस्सा तैयार होता है और मौज के बुलंद हिस्से को फराज और निचले हिस्से को नसीब कहते हैं। फराज यानी ऊपर का हिस्सा और नशीब यानी नीचे का हिस्सा, यानी पानी ऊपर उठकर नीचे आ जाता है। इस एक ही सिमत में तेज़ रफ्तारी से बहने वाले हवाओं से बुलंद मौजें तैयार होती है। बुलंद यानी ऊंची, ऊंची लहरें, मौज यानी लहरें ऊपर तैयार हो जाती है। नशीब और फराज का उमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है। नशीब और फराज यानी क्या, ऊंचाई और नीचाई, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा। जब पानी आ जाता है तो हम उसे बुलंदी कहते हैं, जबकि दो नशीब या दो फराज का उफ़क़ी फासला, अभी हम तस्वीर में देखने वाले, नशीब यानी हमने बोले थे नीचे का हिस्सा, नशीब और फराज का उमूदी फासला मौज की बुलंदी कहलाता है, जबकि दो नशीब या दो फराज का उफ़क़ी फासला, उमूदी और उफ़क़ी, ऊपर का और नीचे, तो लंबाई कहलाता है। मौजों की बुलंदी, लंबाई और रफ्तार का इन्हिसार हवाओं की रफ्तार पर होता है। शक्ल 3.11 देखिए। अब देखिए यहाँ पर नशीब यानी नीचे का हिस्सा, जब मौज ऊपर आती है तो नीचे का हिस्सा देखो। अब ऊपर देखो मौज की बुलंदी, यानी ये फराज है, यानी जब नीचे से पानी ऊपर चला जा रहा है तो नीचे नशीब से ऊपर जा रहा है, यानी मौज की बुलंदी हो रही है।
اور اب यहाँ पर देखो पानी ऊपर चढ़ रहा है, 3 हिस्से में देखेंगे, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। तो ये क्या है, मौज की बुलंदी और लंबाई और नशीब और फराज। अब हम देखेंगे मौजों की रफ्तार, स्पीड देखेंगे। जब साहिल या किसी ऊंची जगह खड़े होकर समंदर की जानिब नज़र डालते हैं तो हमें समंदर की मौजें साहिल की जानिब आती दिखाई देती हैं। जब हम समंदर के किनारे जा रहे हैं और किसी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं ऊंचाई पे पत्थरों पर, तो ऐसा लग रहा है कि पानी जल्दी हमारी जानिब आ रहा है, समंदर की जानिब। तो पानी ऐसा लग रहा है ऊंचे ऊपर आ रहा है। मौजों की साहिल जब आती दिखाई देती है तो तैरने वाले को कोई शय अगर दूर समंदर में फेंक दी जाए तो वह शय मौजों के साथ वहीं पर ऊपर नीचे हरकत करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ फेंक दी है पानी में तो वो वहीं हरकत करने लगते हैं, ऊपर जा रही नीचे आ रही है, ऊपर जा रही नीचे आ रही है। वो साहिल तक नहीं आती, बल्कि वो जब मौजें वहीं रुकी हुई है तो वो चीज़, वो कोई बोतल लो या कोई प्लास्टिक की चीज़ डाल दो तो वो पानी में तैरने लगती है, अपने करीब नहीं आती। इससे ज़ाहिर होते कि मौजों का पानी आगे नहीं आता। इस बात को अगर ज़हन नशीं रखें कि यहाँ मौजों का पानी नहीं बहता, बल्कि पानी में पैदा होने वाली तवानाई की तरसील होती, तवानाई पावर। पानी में बहुत ताकत होती है। अगर ज़्यादा पानी में हम चले गए तो ऐसा लगता है ना पानी हमको खींच के अंदर लेके जा रहा है। तो पानी क्या करता है, वो चीज़ को अपने अंदर ले लेता है और वही उछालना शुरू कर देता है। मौजों के पैदा होने का ख़ास सबब। अब मौजें क्यों पैदा होती हैं? हवाएं हैं। मौजों के पैदा होने का ख़ास सबब हवाएं हैं, लेकिन कभी कभी समंदरी फर्श के नीचे होने वाले ज़लज़ले और समंदरी फर्श पर फटने वाले आतिशफ़िशा की वजह से भी समंदर में मौजें पैदा होती है। ऐसी मौजों की बुलंदी उथले साहिली इलाकों में ज़्यादा होती है। यानी क्या होता है, उथला यानी हलचल ज़्यादा होती है, जिसमें पानी उथल पुथल करते रहता है, ऐसे इलाकों में। अब मौजें क्यों पैदा होती है, क्या होता है, समंदर के नीचे कभी ज़लज़ले होते हैं या समंदरी फर्श यानी ज़मीन, समंदरी फर्श पर फटने वाले आतिशफ़िशा की वजह, आतिशफ़िशा तो हमको मालूम है, आतिशफ़िशा की वजह समंदर में मौजें पैदा होती। ऐसे मौजों की बुलंदी यानी जब वो मौजें ऊपर आती है तो समंदर में उथल पुथल शुरू हो जाता है। ये मौजें नहायत ही तबाहकुन होती है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर जाने वाली माली नुकसान होता है। इन तबाहकुन मौजों को सुनामी कहते हैं। और जब ऐसे मौजें आती है समंदर में, आतिशफ़िशा फटता है तो उस वक्त सुनामी पैदा होती है और बहुत सारे पानी का तूफ़ान आ जाता है। साल 2004 में जज़ाइर समातर और इंडोनेशिया के करीब आए समंदरी ज़लज़ले की वजह से बुलंद सुनामी मौजें पैदा हुई थी। 2004 में, उस वक्त तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, इस तरह के समंदर में आतिशफ़िशा फट गया था। और कहाँ पर फटा था, ये जज़ाइर समातरा और इंडोनेशिया में। भारत का मशरक़ी साहिल और श्रीलंका भी आए, और ये मौजे कहाँ आए थे, भारत में मशरक़ी साहिल पर और श्रीलंका भी आए थे। मौजों की वजह से समंदर में दूर तक चले गए और साहिल के हिस्से की झीज होती। झीज होना यानी ख़त्म होना, घस जाना, झीज होती है। जबकि बहरियों के जैसे महफूज समंदरी हिस्सों में रेत की इज्तिमाकारी के सबब रेतीले साहिल तैयार होते। अब समंदर का पानी जब आगे आता है और पीछे चला जाता है तो अपने साथ वहाँ की रेत को बहा ले जाते हैं और फिर समंदर की क्या हो जाती है, झीज हो जाती है। और वो इस इलाके और पानी अपने साथ सारी मिट्टी को बहा ले जाता है। अब यहाँ पे तस्वीर देखो, ये समंदर का पानी है, नीले रंग का, आगे है ये मटियाली रेत है। जैसे पानी आगे आता है वो क्या करता है, सारी रेत अपने अंदर लेकर चले जाता है। अब हमको यहाँ पर
ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، جب سمندر کے قریب جوار میں زلزلے وقوع پذیر ہوتے ہیں، یعنی جب زلزلے آتے ہیں سمندر کے قریب، تو ساحلی علاقوں میں سونامی کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ساحلی علاقوں سے دور یا سطح سمندر سے بلند مقام پر جانے کی کوشش کریں، جس سے جانی نقصان کا خطرہ ٹالا جا سکتا ہے۔ جب زلزلہ آتا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ علاقہ چھوڑ کر ایسے علاقے میں جانا ہے جہاں سے ہماری جان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں، ساحل سمندر پر گھومتے یا پانی میں کھیلتے ہوئے ہمیں مد و جزر کی پوری معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ ہم سمندر میں جاتے اور کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، تو اگر نہ کوئی المناک حادثہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں مد و جزر کے اوقات کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ مد و جزر کے اوقات کی معلومات حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس دن کا کون سا قمری دن ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ اس دن کے قمری دن یعنی کون سی رات میں چاند نکلنے والا ہے، اس لیے آپ کو اس دن کو کون سا قمری دن ہے، اس دن کا 3/4 حصہ نکالنے پر آپ کو وقت کی معلومات ہو جائیں گی۔ آپ سمندر کے کنارے پر چاند کی پہلی تربیح کے دن گئے۔ تربیح کا مطلب ہوتا ہے چوتھا دن۔ اس کا پون یعنی 3، اس کا مطلب ہے اس دن دوپہر کے 3 بجے اور صبح کے 3 بجے مکمل مد واقع ہوگی، یعنی پانی میں زیادہ بہاؤ ہوگا، اور وہاں سے عام طور پر 6 گھنٹے آگے مطلب رات 9 بجے اور صبح 9 بجے مکمل جزر آئے گا۔ مقام کے لحاظ سے اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ مد و جزر ہم نے دیکھے تھے پانی کی حرکت، مقام کے لحاظ سے اس میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ مد و جزر کی معلومات کے ساتھ ساتھ کسی ساحلی علاقے کی بناوٹ، ڈھلان، پتھریلے حصے اور ساحل کے قریب سے بہنے والی رویں، ان سب کو بھی پیش نظر رکھ کر مقامی لوگوں سے گفتگو کرنے کے بعد ہی سمندر میں اترنا چاہیے اور سمندری کھیل کا مزہ لینا چاہیے، یعنی سمندر میں کب جانا ہے، کب کھیلنا ہے، پانی سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں یا خطرہ ہو رہا ہے، تو ہم بلا وجہ لوگ چلے جاتے، چلو پانی بہت اچھل رہا ہے نہا کے آئیں گے، اور پھر اپنی جان کیا کرتے، گوا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے وہاں کے مقامی لوگوں سے معلومات لینا ہے کہ کیا ہم اس وقت پانی میں اتر سکتے ہیں، کیا یہ پانی ہمارے جان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں۔ یہ سب معلومات لینے کے بعد ہی ہم کو کیا کرنا ہے، سمندر میں اترنا ہے۔